नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री एसएससी परीक्षा सन 2022 में जो आयोजित की गई थी, उस परीक्षा के प्रश्न पत्र का हल हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। आज की वीडियो में विज्ञान विषय का यह तीसरा वीडियो है। इसके पहले हम विज्ञान के 2 वीडियो आपको उपलब्ध करवा चुके हैं। यदि आप एसएससी परीक्षा और एनएमएस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब कोई बच्चों का प्रश्न रहता है कि सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमें पता नहीं होता है। देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि जब वीडियो आप मोबाइल चालू करते हैं तो दाहिनी तरफ इस प्रकार का ऐसा जो है त्रिभुज टाइप का मतलब ऐसा चिन्ह बना रहता है। अब इसको जैसे हम क्लिक करेंगे, टच करेंगे तो नीचे वो पूरी जो है खुल जाती है। वही होता है डिस्कशन बॉक्स। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो प्रश्न नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 1 से लगा करके क्वेश्चन नंबर 14 तक हम आपको वीडियो क्रमांक 1 और वीडियो क्रमांक 2 में उपलब्ध करवा चुके हैं। तो यदि आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। इसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है ना, चलिए निम्नलिखित में से इसके लिए साइकिलों तथा स्वचालित वाहनों की ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पेडों का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, इसे ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने में क्या है, ब्रेक पेड होते हैं। ठीक है, जो जहां पहिया होता है, जहां ब्रेक लगाया जाता है वहां पर लगे होते हैं। तो ब्रेक पेड क्यों लगाते हैं? घर्षण को बढ़ाने के लिए, है ना, तो लगाए जाते हैं घर्षण को बढ़ाने के लिए। जैसे जैसे ये पहिया है, अब पहिए को हमें रोकना है, कैसे रोकेंगे? अब ब्रेक पेड यहाँ पर लगे रहते हैं इसको रोकने के लिए। ठीक है, ये ब्रेक पेड क्या होगा कि इस घर्षण को बढ़ाएगा। तो घर्षण को बढ़ाएगा किसके? ब्रेक पेड के, है ना। ये वाला ब्रेक लगाएंगे, इसको घर्षण बढ़ाएगा, तभी ये पहिया रुकेगा। ध्यान रखना है ना। तो साइकिलों में भी आपने देखा होगा रबर के गुटके लगे रहते हैं, वही ब्रेक पेड कहलाते हैं। इसी प्रकार से कार में भी रहते हैं, है ना। जो भी स्वचालित वाहन है उनमें भी ये ब्रेक पेड लगे होते हैं। इसका काम क्या होता है? घर्षण को बढ़ाना, ताकि वाहन रुक जाए। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा को जब कॉपर सल्फेट के घोल से प्रवाहित किया जाता है तो वह निम्नलिखित में विच्छेदित हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कॉपर और सल्फेट, कॉपर और सल्फर, कॉपर सल्फाइड और ऑक्सीजन, और चौथा ऑप्शन है कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए, जब विद्युत धारा को हम कॉपर सल्फेट के घोल में प्रवाहित करते हैं तो वह जो घोल होता है ना, वह कॉपर और सल्फेट दोनों में विच्छेदित हो जाता है ना, इन्हें अलग अलग यहाँ पर पड़ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्युत लेपन से संबंधित उपयुक्त कथन चुनिए। ए, लोहे की सतह पर जस्ते का लेपन उसे संक्षारित होने से बचाता है। बी, विद्युत लेपन एक बहुत महंगी प्रक्रिया है जो उद्योगों में बहुत कम प्रयोग में लाई जाती है। सी, क्रोमियम का लेपन गहनों में किया जाता है। डी, लोहे के डिब्बों का टीन से लेपन करके उन्हें खाने के भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, विज्ञान विषय में आप क्या करें, कक्षा 8 का जो आपका विज्ञान विषय है, या जो कक्षा 8वीं आप पढ़ रहे हैं, यदि एनएमएस परीक्षा दे रहे हैं तो कक्षा 8वीं में पढ़ रहे होंगे तो आपके पास में एनसीईआरटी की जो बुक है ना विज्ञान की, उसको आप पढ़ें और इसे कथनों को क्या है आप नोट कर लें, है ना। यदि आप 9th में पढ़ रहे हैं तो तब भी आपको कक्षा 8वीं आपने पास करी है, पढ़ी हो किताब, है ना, फिर भी इस किताब को फिर से पढ़ लें। तो देखिए, जो एनएमएस एग्जाम होती है और यशस्वी एग्जाम है और श्रेष्ठा एग्जाम है, ये तीनों एग्जाम जो है ना, श्रेष्ठा
ठीक है। ये तीनों एग्जाम जो है वो 8वीं के सिलेबस पर डिपेंड है ना। यानी 8वीं का जो सिलेबस है उस पर आधारित ही प्रश्न आते हैं, तो उन चैप्टर्स को हम अच्छे से पढ़ लें और रटे नहीं, उनको समझें। देखिए अब यहाँ पर विद्युत लेपन के बारे में जो आपको जानकारी होना चाहिए, उससे संबंधित कथन आपको दिए गए हैं। अब कौन से कथन सत्य है, कौन से कथन असत्य है, तो ये विद्युत लेपन का आप पूरा जो कंटेंट पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। तो अब क्या है कि नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत रटने का काम मतलब बहुत कम रह गया है। ऐसी चीजें रटी जा सकती है ना, जिसको समझने की आवश्यकता नहीं होती है, जिनकी संख्या कम रहती है, बाकी आपको पढ़ना पड़ेगा। विज्ञान और गणित तो समझना जरूरी है ही, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, और हम कोई भी कंटेंट पढ़े तो उसकी जो मुख्य बिंदु है उनको नोट कर लें, ये आदत अपनी बना लें। अभी समय परीक्षा में काफी अच्छा आप प्रदर्शन कर सकते हैं। तो देखिए अब हम आप चर्चा करेंगे कि वे लोहे की सतह पर जस्ते का लेपन उसे संचारित होने से बचाता है। यानी जो लोहा है ना, उसमें जंग लगता है, जंग लगने से क्या होता है, वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है, इसे हम कहते हैं क्षारण होना। तो यदि इस पर लेप कर दिया जाएगा, है ना, इसका जस्ते का, तो क्या होगा, उसका संचारण नहीं होगा, मतलब बचाता है। तो बिल्कुल सही है ये कथन, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं। विद्युत लेपन एक बहुत महंगी प्रक्रिया है जो उद्योगों में बहुत कम प्रयोग में लाई जाती है। तो देखिए ये जो है ना, ये गलत है, क्योंकि विद्युत लेपन की जो प्रक्रिया है ये इतनी महंगी नहीं है ना। और इसका प्रयोग तो भैया उद्योगों में बहुत किया जाता है, बहुत कम नहीं, बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है विद्युत लेपन के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कथन गलत हो गया है। अब क्रोमियम का लेपन गहनों में किया जाता है ना, क्रोमियम का लेपन गहनों में किया जाता है, तो ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि क्रोमियम का जो लेपन होता है वह उद्योगों में ज्यादा होता है। क्रोमियम क्या होता है, एक चमकदार होता है, क्या होता है, क्रोमियम चमकदार होता है। तो आपने देखा होगा कि आपके जो बाथरूम की जो नल होते हैं उनकी टूटियां आती है, कैसी चमकदार होती है ना, उस पर जो है क्रोमियम का लेपन किया जाता है। गैस बर्नर, है ना, साइकिल का हैंडल, ठीक है, और पहिए का रिम, इन पे क्या होगा, क्रोमियम का लेपन किया जाता है। गहनों पे क्रोमियम, है ना, गहनों पर क्रोमियम का लेपन नहीं किया जाता। ये गलत हो गया है। टी, लोहे के डिब्बों का टीन से लेपन करके उन्हें खाने के भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है ना। जो लोहे के डिब्बे होते हैं उसमें क्या करते हैं, टीन का लेपन करते हैं, और टीन का लेपन करके इसमें खाने की व्यवस्था होती है, उनका हम भंडारण करते हैं, ठीक है। तो लेपन करने से क्या होता है कि खाने की व्यवस्था होती है ये खराब नहीं होती है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो कथन ए और डी है, ये दोनों सही है। तो ये उपयुक्त कथन क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर 2 में केवल ए और डी। इस प्रकार से आपको देखना होगा कि कथन को देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो आजकल जो है प्रश्न इस प्रकार से आते हैं, समझ पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी परीक्षा की तैयारी कैसे करें वो थोड़ा सा समझ सकें। और आप जो इंस्टा बुक्स हैं उसको पढ़ते रहें और सीखते रहें। प्रश्न क्रमांक 18 है, प्रकाश की किरण दर्पण की सतह पर 30 डिग्री के कोण से डाली जाती है, तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा। देखिए इसका नियम क्या होता है, जो प्रकाश परावर्तन नहीं होता है कि आपतित किरण का मान, यानी आपतन कोण जो होता है, जो किरण आपतित होती है ना, तो ये कोण बनाती है। मान लिया ये आपका दर्पण है, थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या वो समझाया जाएगा। ये दर्पण है, अब यहां से कोई भी किरण ये आती है और जो दर्पण की सतह है यहां से टकरा करके पुनः उसी दिशा में चली जाती है। अब यहाँ पर होता है अविलंब जो कि काल्पनिक होता है ना, ये देख रहे हैं ये काल्पनिक होता है, ठीक है। तो अविलंब और आपतित किरण ये कहलाती है, किरण कौन सी कहलाएगी, आपतित किरण कहलाती है। जो किरण डाली जाती है उसे हम बोलते हैं विज्ञान की भाषा में आपतित किरण, ठीक है ना।
होगा ये आपतित किरण। तो आपतित किरण और ये जो होता है अभिलंब होता है ना, अभिलंब होता है, ये काल्पनिक होता है। तो आपतित किरण और अभिलंब इन दोनों बीच में जो कोण होता है इसे हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसको? आपतन कोण। तो इससे संबंधित 3-4 प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए समझना जरूरी है। और आप भी इसी प्रकार से पढ़ें। मैं बता रहा हूँ कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, सिर्फ रटना नहीं है। रट लोगे कितना रटोगे। और जो भी कंपटीशन परीक्षा होती है, प्रतियोगी परीक्षा होती है, उसमें रटना जरूरी नहीं होता है, समझना जरूरी होता है कि क्या होता है आपतन कोण है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से जो किरण दर्पण की सतह से टकरा कर आ जाती है ये कहलाती है परावर्तित किरण। क्या कहलाएगी? परावर्तित किरण कहलाती है। समझ में आ रहा ना। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण ये बनता है ना, ये वाला कोण, ये कहलाता है परावर्तन कोण। ठीक है, इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेंगे ना, इससे संबंधित चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, इससे परावर्तन के नियम भी समझ में आपको आ जाएंगे। तो देखिए ये सतह है, जब आपतित किरण किसी सतह पर टकराती है तो वहां से टकरा कर पुनः उसी दिशा में चली जाती है, इस तरह से, है ना। तो ये जो आपतित किरण है और अभिलंब है, इसके बीच का कोण क्या हो गया? आपतन कोण हो गया। ये कितना आ रहा है? ये 30 डिग्री आ रहा है। तो ध्यान ये रखना है आपको कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ये भी 30 डिग्री होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि आपतन कोण, है ना, सदैव मतलब हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस चीज का वो ध्यान रखना है। तो यहां पर अब समझिएगा, आपको आ गया होगा कि सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा 30 डिग्री, क्योंकि अपतन कोण 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का होगा। तो रटना नहीं है, इसको आप समझ लेंगे ना तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में लिखिए। 4 ग्रह दिए गए हैं, बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र और शनि। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इसको आप अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि जो ग्रह होते हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, है ना। आपको मालूम है कि सूर्य क्या है? एक तारा है और इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो फिर कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वे 8 ग्रह कौन कौन से हैं उनका क्रम से मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूं, आप इसको याद कर लें। पहला होता है बुध, है ना, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में आते हैं। बुध। दूसरा ग्रह का नाम है शुक्र। तीसरा ग्रह है उसका नाम है पृथ्वी। चौथा ग्रह है इसका नाम है मंगल। मंगल के बाद में आता है बृहस्पति। बृहस्पति, उसके बाद में आता है शनि और शनि के बाद में आता है यूरेनस। यूरेनस और उसके बाद आता है नेपच्यून। नेपच्यून, ठीक है। इसे अरुण और नेपच्यून को वरुण भी कहते हैं, है ना। ये दो नाम होता है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए ये ग्रह है तो पहले नंबर कौन सा है? बुध। दूसरे नंबर पे आ जाता है शुक्र। तीसरे नंबर पे आता है पृथ्वी। चौथे पे क्या आएगा? मंगल ग्रह आता है। पांचवे पे आता है बृहस्पति, है ना। छठे पे क्या आता है? शनि। सातवें पे आएगा यूरेनस और आठवें आता है नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे तो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब देखिए इनके बारे में। शुक्र को हम चमकीला ग्रह भी कहते हैं, चमकीला तारा भी कहते हैं। इसे सुबह का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं, है ना। ये समझ लीजिएगा, तो इससे संबंधित ये प्रश्न आते हैं, है ना। तो हम पूरा उसको समझने का प्रयास करें। तो शुक्र को हम क्या कहते हैं? चमकीला तारा भी कहते हैं, सुबह का तारा भी कहते हैं या फिर भोर का तारा भी कहते हैं। ये 3 नाम से इसका प्रश्न इस पर आ सकते हैं। पृथ्वी तीसरे क्रम का ग्रह है ना। इसे हम नीला ग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। मंगल ये लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं।
बृहस्पति इन सब में बड़ा है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा जो उपग्रह हैं वो किसके हैं? शनि के हैं। ध्यान रखना है, शनि के उपग्रह की संख्या सबसे ज्यादा है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, यानी जो ग्रह के भी चारों ओर चक्कर लगाता है उसे हम उपग्रह कहते हैं। ठीक है, इतनी सारी जानकारियां इसे आपको संबंधित याद रखनी है। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न पर। तो ये आप खुद मतलब बना लेंगे कि इनका क्रम क्या होगा। देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि पृथ्वी है ना, शुक्र पिला रहे हैं, फिर पृथ्वी आ रही है, फिर क्या आएगा? बृहस्पति और शनि। तो शुक्र पिलाया यानी सी बी, फिर इसके बाद में क्या आएगा? वो ये सी बी, फिर आएगा बृहस्पति यानी ए, और लास्ट में आता है शनि। ऑप्शन नंबर 4 हमारा ये जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जानकारी आपको रखनी है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण द्वारा संगमरमर कैंसर होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वाहनों का धुआं, अम्लीय वर्षा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कोहरा। ठीक है, तो यहां पर जो संगमरमर कैंसर होता है उसका मुख्य कारण होता है अम्लीय वर्षा। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो एनएमएस एग्जाम होती है, एनएमएस एग्जाम में विज्ञान के आते हैं 35 प्रश्न। कितने? 35 प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। और आपकी जो यशस्वी परीक्षा है ना, यशस्वी जो परीक्षा है इसमें विज्ञान के कितने प्रश्न आते हैं? इसमें आते हैं 20 प्रश्न। ठीक है, तो इसलिए विज्ञान विषय को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी अन्य जो प्रतियोगी परीक्षा होती हैं उसमें भी विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से समझें और सीखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।